तो मैनेजर भी समझ गया, मैनेजर ने बोला ठीक है चलो हम आपको चांस तो देते हैं, लेकिन 10-10 बाइबल सबको दिए, जिनको भी नया अपॉइंट किया तुमको भी 10 बाइबल दिया जाएगा, जितना माल बिके उतना बेचना, बाकी का माल वापिस लेके आना, 2 दिन के बाद मिलना। वो निकलते समय बोल रहा सर मैं पूरी हाँ समझ गया, मैं समझ गया, कोशिश करो, चलो टाटा बाय बाय। 2 दिन के बाद सारे सेल्समैन आए, सब लोगों को मैनेजर ने बारी बारी पूछा कितना बेचा, सबको 10 दिए थे, कोई 2, कोई 4, कोई 6, 8, 5, 7। हकले की बारी आई, कितना बेचा, हकला हकलाते हकलाते बोला सर मैं तो 10 बेचा। अबे तेरी 10 में से 10 कैसे बेच के, अच्छे अच्छे पर्सनालिटी वाले नहीं बेच पाए, तू कैसे, इधर 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 बता इनको, समझा 10 में से 10 कैसे बेचा। वो कहानी बता रहा था, बोला मैं सुबह सुबह लोगों के घरों में जाता था, डोरबेल बजाता था, लोग दरवाजा 10 बार खुल जाएगा इतनी बार में, तो दरवाजा खोलते थे, मैं इनको बताता था ये बाइबल है, इसको आप खरीद लो, $10 में पड़ेगा, वरना फ्री ऑफ कॉस्ट मैं पूरा बाइबल आपको पढ़ के सुनाऊंगा। सब सभी लोग, अबे हकले तू मेरे को सुनाएगा, ये ले $10, मेरे को बाइबल मेरे को दे दे, मैं पढ़ लूंगा, है ना, काम धंधा करना कि नहीं करना मेरे को। और सुन एक काम कर, इधर आ इधर आ, तेरे को $10 और दे रहा हूं, ये मेरे फ्लैट में ऊपर जो रहता है ना उसको फ्री में सुना, साला रोज कूड़ा कचरा इधर डालता है, सुधरता ही नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी इज, ध्यान से सुनना, हमेशा किसी भी कहानी का कोई मोरल होता है और वो मोरल से बहुत कुछ सीखना है। सेल्समैन वो होता है जो जो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करे। सेल्समैन वो होता है जो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करे, करना ही चाहिए, पूरी दुनिया करती है। सेल्समैन वो होता है जो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करे, और मास्टर सेल्समैन वो होता है जो अपने स्ट्रेंथ के साथ साथ अपने वीकनेस को भी काम पे लगाए। सो इफ यू वांट टू बिकम मास्टर सेल्समैन, स्ट्रेंथ के साथ साथ वीकनेस को भी लगाओ, कमजोरी है ना उसको भी अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। एक एजेंट का मुझे फोन आया, सर मेरा कैंसर डिटेक्ट हुआ था 7 साल पहले, मेरा एमडीआरटी हो गया सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, 7 साल की एजेंसी है और सिर्फ इस बेसिक की वजह से मेरा एमडीआरटी हो गया, 50%, 40% मेरा एमडीआरटी का काम होता था, इस साल मेरा सर 100% क्रॉस हो गया, और वो भी कुछ अक्टूबर मंथ में उसने फोन किया था। तो मैं हमेशा से पूछता हूँ भाई कौन सी बात तुम्हें पसंद आई, तो उसने कहा वो हकले वाली कहानी सर मेरे लिए लाइफ चेंजिंग स्टोरी रही। मैंने कहा भाई तेरी तो जबान साफ है, तू तो बहुत अच्छी सी बात कर लेता है। बोले नहीं सर, एक्चुअली संदर्भ ऐसा है कि मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था 7 साल पहले, और वो दिन ऐसे दिन थे मैंने देखे सर, आधी रात में नींद उड़ जाती थी जब कीमो और सब चल रहा था। फ्लैट बेच दिया था सर ट्रीटमेंट के वास्ते, और मैं सोच रहा था कोई डॉक्टर गारंटी नहीं दे रहा है, और अगर ये सब सफल ना हुआ, ये सब ट्रीटमेंट सफल नहीं हुआ और दुनिया छोड़ के अगर मैं चला गया, तो मेरे परिवार को, एक फ्लैट मैंने लिया था वो भी बेच दिया ट्रीटमेंट करने के लिए, नौकरी तो ऑलरेडी चली गई थी, मैं उनको रोड पे छोड़ के जाऊंगा। आधी रात में नींद उड़ जाती थी, 2 बच्चों के सर के ऊपर में हाथ रख के फुट फुट के रोया करता था सर, ऐसे दिन मैंने देखे। ईश्वर की कृपा रही, ट्रीटमेंट अच्छी हुई, सफल हो गई। डॉक्टर ने बोला अब दूर दूर तक तुम्हें कैंसर से कोई आपको खतरा अभी होने वाला नहीं है। उस दिन मैंने और वाइफ ने तय किया जिंदगी में कभी ये दिन याद नहीं करेंगे। बच्चे छोटे छोटे थे, उनको कभी पता भी नहीं चले कि पापा को इस तरह की गंभीर बीमारी लगी थी। लेकिन सर आपने बोला कि वीकनेस को काम पे लगाओ, ये मेरे जीवन का वीकनेस था, काफी वो उन दिनों को याद भी करता था तो सर दिल भर आता था। लेकिन सोचा कि नहीं चलो सेल करना है, और अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस सेल कर रहा हूं तो लाइफ की कीमत क्या है मेरे से अधिक कौन समझा सकता है किसी को, तो ये कहानी तो बतानी पड़ेगी। मैंने उस जमाने की पुरानी फोटो निकाली 7 साल पहले की, जब कीमो चल रहा था, बाल बाल सब उड़े हुए थे, वो फोटो लास्ट में रखता था मैं प्रेजेंटेशन में। सब समझाने के बाद ब्रह्मास्त्र, कोई नहीं माना, ये फोटो निकाल के उसके हाथ में दिया, सर ये कौन है पहचानो। नहीं समझ में नहीं आ रहा है कौन है, सर ये मैं हूं आपके सामने बैठा हूं। ओ माय गॉड शिवाजी, यू वर सफरिंग कैंसर? यस सर।
7 साल पहले, ईश्वर की कृपा अभी सब चला गया। माय गॉड, इतनी कम एज में सर, यही तो हम कहने चाहते हैं कि किसी भी उम्र में कोई भी चीज हो सकती है। कैसे आप पोस्टपोन कर लेते हैं सर, किस तरह से पोस्टपोन कर लेते हैं सर। आप मेरी तरफ देखें सर, आज मेरे चाहने के बावजूद भी एलआईसी मेरे को पॉलिसी नहीं देगी। अरे एलआईसी छोड़ो, दुनिया की कोई इंश्योरेंस कंपनी आज मेरे प्रपोजल को हाथ नहीं लगाएगी, चाहने के बावजूद भी। सर मैंने जीवन की कीमत क्या है मैंने देखा है सर। उन दिनों में आधी रात में आंख खुल जाती थी सर, ऊपर जाके 10 देके नीचे आया हूं सर। फुट फुट के रोया करते थे हम लोग। बड़े लाइटली लेते हो सर आप लोग। मैं नहीं कहता हूं कि सर आप सभी लोगों के साथ ऐसा हो, लेकिन किसको मालूम है, मुझे भी थोड़ी मालूम था कि मेरे साथ ऐसा हादसा होने वाला। जब तक मिल रहा है ना सर, पॉलिसी ले लो। जो नहीं लेने वाले भी लेने लगे, जो पोस्टपोन करने वाले थे वो भी लेने लगे, और इसका नतीजा ये हो गया कि सर आज अक्टूबर मंथ के अंदर में एमडीआरटी क्रॉस हो गया। सी, इतनी सारी चीजें मैं बताऊं ना, इसमें से मैं नहीं कहूंगा कि सारी चीजें आप काम करो। कुछ चीजें भी काम कर गई, याद रखना आपका सक्सेस तय है। अनेकों चीजें आएगी, लेकिन कोई एक चीज भी अगर आपने ढंग से पकड़ ली, क्या होता है मालूम है? अगर आपको सर्कल करना है ना, सही सर्कल करना है, तो बिंदु पकड़ना इंपॉर्टेंट है। आप बिंदु पकड़ लिया, फिर तो सर्कल बनाना, अब एमडीआरटी का बनाना, डबल एमडीआरटी का बनाना, सीओटी का, गैलेक्सी क्लब का, कॉर्पोरेट क्लब का। एक बार पॉइंट पकड़ लिया, उसके बाद में सर्कल बनाना आपके हाथ। राइट? तो बी अ मास्टर सेल्समैन। लास्ट में एक ही चीज कहूंगा इस टॉपिक में, कि अगर आपको मास्टर सेल्समैन बनना है, इफ यू वांट टू बिकम अ मास्टर सेल्समैन, तो क्या है पता है? ध्यान से समझना अभी इस बात को। आपके घर पे टीवी खराब हुआ, आपकी वाइफ ने किसी टीवी मैकेनिक को फोन किया है, डोरबेल बजा, वाइफ ने अंदर से आवाज दिया, देखिए दरवाजा खोलिए, टीवी मैकेनिक होगा और उसको टीवी दिखाओ, मैं जरा किचन का काम कर रही हूँ। आप टीवी मैकेनिक को अंदर लेके आए, टीवी दिखाया। 10 मिनट चेक करने के बाद वो टीवी मैकेनिक आपके सामने आके खड़ा रह के कहता है, सर फॉल्ट क्या है समझ में नहीं आ रहा है। सच में बोलो, आप उस टीवी मैकेनिक के बारे में क्या सोचोगे? अब ठीक है, आप तो उसको तो कुछ ना बोलोगे, वो चला जाएगा। बीवी आवाज देगी अंदर से किचन से, सुनिए टीवी रिपेयर हो गया। आप किचन में जाके हंसते हुए अपनी बीवी को कहोगे, कोई बेवकूफ गधा आया था, किसको बुला लिया तूने? क्यों, क्या हो गया? अरे वो टीवी रिपेयर करने वाला वो खोल के देख रहा है और बोल रहा है मुझे को क्या फॉल्ट है समझ में नहीं आ रहा है। काहे का टीवी मैकेनिक? आप सभी लोग, आप घर, आपके घर पे अगर ऐसा हुआ, इसी तरह का संवाद होगा कि नहीं होगा बताओ मेरे को? सेम संवाद होगा ना? जरा सोचो मेरे यारो। इसका मतलब टीवी मैकेनिक अगर आप बने हो, तो टीवी रिपेयर करना आना ही चाहिए। अगर आप कार मैकेनिक बने हो, तो गाड़ी रिपेयर करना आना ही चाहिए। तो वैसे अगर आप इंश्योरेंस एजेंट बने हो, तो पॉलिसी बेचना आना ही चाहिए। सही है कि गलत है बताओ जरा? क्या करते हो यार, क्या करते हो? अगर आज के बाद एक नियम बनाओ, जब जब पॉलिसी नहीं बिके ना, एक डायलॉग बोलने का होगा। देखो ऐसी परिस्थिति नहीं है, हो सकती है, ऐसा नहीं है। देखो ऐसी परिस्थिति कब आती है पता है आपको? जब जब ऐसी परिस्थिति ज्यादा आए, तो समझ जाना कहीं ना कहीं मैं नॉलेज में कम पड़ रहा हूं। आज कौन से टीवी मैकेनिक को टीवी रिपेयर करना नहीं आएगा, जो पूरी की पूरी जानकारी नहीं रखा? दूसरा कौन होगा मालूम है? जो अपने आप को अपडेट नहीं किया और अपग्रेड नहीं किया। क्योंकि पहले के टीवी कैसे थे आप सभी को मालूम है, ये बड़े बड़े साइज के टीवी आया करते थे। राइट? उसके बाद में अभी कैसे आ रहे, फ्लैट आ रहे हैं। तो उस समय की टेक्नोलॉजी अभी की टेक्नोलॉजी जमीन आसमान का फर्क है भाई। तो उसने अपडेट अपने आप को करना पड़ेगा, उसने अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। पहले के घड़ियाल घड़ी जो रिपेयर करने वाले लोग थे, वो कैसे थे? वो मशीन वाली घड़ी आती है ना, खट 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 खट, खोलते भी थे ना तो पता चलता खच 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 चलते रहता था। अभी क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक। अगर वो घड़ी रिपेयर करना वाला अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा, तो क्या होगा? गई वो घड़ी, गई वो होती ही नहीं है। वो टीवी गए जो पहले के जमाने में बिके जाते थे। सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल
जो भी काम कर रहे हो उसका पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। और उसके बाद सेकंड थिंग, रेगुलरली अपडेट एंड अपग्रेड करना चाहिए अपने आप को। ये दो चीजें याद रखना आपको मास्टर सेल्समैन बनाएगी। फर्स्ट थिंग, you should have a up to date knowledge of whatever you are doing, and second thing is you have to update and upgrade your knowledge regularly, periodically। ये इंपॉर्टेंट है। और ये चीज किया तो आप मास्टर सेल्समैन। तो आप सब ने अभी एक आवाज में मेरे को बोलना है, पार्टी ने पॉलिसी नहीं लिया तो मैं कौन? मैं बेचने वाला था लेकिन नहीं लिया सामने वाले ने, तो मैं कौन? जैसे टीवी रिपेयर करने वाला है और टीवी रिपेयर नहीं कर पाया तो कौन? गधा। है ना? तो आपको भी क्या बोलना पड़ेगा मेरे साथ में, पार्टी ने पॉलिसी नहीं लिया तो मैं हूं। है ना? बोल रहे हो ना सभी के सभी? अपने से कुछ लोग सोचोगे मुकेश भाई ये गधा बधा क्यों बुलवाते हो? हर्ट होता है, दिल को नुकसान पहुंचाता है। अगर आपके दिल को नुकसान पहुंच रहा है, क्षमा नहीं मांगूंगा, अच्छी बात है, पहुंचना ही चाहिए, वो पहुंचाने के लिए ही बुलवा रहा हूं। हाँ, बट इसका मजा क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो अभी जो चाल ये सब चल रहा है ना आपके साथ, इसको मैं संस्करण बोलता हूं। मैं क्या बोलता हूं इसको? ये संस्करण, ये परफेक्टली संस्करण हो रहा है। आज नहीं समझेगा, जब संस्करण होता है ना तब अपने को समझ में नहीं आता है। दूध में जब दही डाला जाता है तब कुछ नजर नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे समय जाता है ना तो वो दूध दही बन जाता है, तब पता चलता है। तो वैसे संस्करण के समय पता नहीं चलता कि अभी हमारे साथ चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। मेरे केस में ऐसा हुआ था जब मैंने बेसिक कोर्स किया और उसके करीब 8 महीने के बाद मैं एक डॉक्टर के सामने बैठा था, और जहां से मेरे को 5.5 लाख रुपए का प्रीमियम आना था। चौथी मीटिंग थी, डॉक्टर के सारे सारे ऑब्जेक्शंस मैंने ओवरकम किए थे। एवरीथिंग मुझे ऐसा लग रहा था कि परफेक्टली जा रहा हूं, और मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब चेक ही मेरे को लेना बाकी है। उतने में डॉक्टर ने खतरनाक ऑब्जेक्शन मेरे सामने रख दिया। डॉक्टर ने बोला आई हैव टू डिस्कस दिस प्रपोजल विथ माय चार्टर्ड अकाउंटेंट। और जैसे ही उसने बोला, अपने दिमाग ने आवाज करना शुरू कर दिया। क्या आवाज किया अपने दिमाग ने? इसने गधा बनाने का प्रोग्राम शुरू कर दिया है, लेकिन इतनी आसानी से गधे बनने वालों में से हम नहीं है। ये डायलॉग जब जब बबीमा न बिके तब आपके दिमाग में आए, इसके लिए ठुसाना चाहते हैं। किसी को हर्ट करना अच्छा नहीं लगता, हाँ, लेकिन आपका काम हो, हर्ट करके आपका काम हो, तो मैं आपको हर्ट करने के लिए तैयार हूं। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये गधा मेरे को 8 महीने पहले बेसिक कोर्स में क्यों बुलवाया था। जैसे ही दिमाग ने डायलॉग बोला, इसका मतलब क्या है मालूम है? अब उठूंगा नहीं मैं, अब आगे और बढ़ना है, आगे और कुछ बात करनी है, कुछ तो आइडिया निकाली। उसके बाद मैंने जो बात निकाली, 5.5 लाख रुपए का प्रीमियम मेरे पास आ गया। अब देखो वो बात क्या थी। मैंने डॉक्टर को बोला डॉक्टर साहब जरूर पूछिए। मैंने पहले ही कहा ना कभी नहीं बोलने का किसी को भी, बाकी मत पूछो ऐसे नहीं, जरूर पूछिए सर, पूछना ही चाहिए, क्योंकि बड़ा प्रीमियम है सर, 5.5 लाख का प्रीमियम साइज है, डेफिनेटली पूछिए। लेकिन एक बात बताता हूं सर, लाइफ में आपने अनेकों बार आपकी वाइफ को कोई गिफ्ट दिया होगा। क्या मैं पूछ सकता हूं ऐसी कौन सी गिफ्ट जो आपको और भाभी जी को बड़ी पसंद आई थी? या मुकेश, ऑन माय 10th वेडिंग एनिवर्सरी आई प्रेजेंटेड डायमंड नेकलेस टू माय वाइफ एंड दैट वाज फैबुलस, यू नो मुकेश, बहुत अच्छा था, गुड। क्या मैं पूछ सकता हूँ वो डायमंड नेकलेस जब आप ऑर्डर कर रहे थे या जब आप खरीद रहे थे ज्वेलर्स के पास से, कीमत कितनी रही होगी? या समथिंग 1,80,000। जब आप वो खरीद रहे थे एट दैट टाइम हैव यू कंसल्टेड योर चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए को फोन किया था और पूछा था कि मेरा 10वां वेडिंग एनिवर्सरी आ रहा है और 1,80,000 रुपए का डायमंड नेकलेस में मेरी वाइफ के वास्ते खरीदने जा रहा हूं, हैव यू कंसल्टेड योर सीए? चुप कर गया। नहीं ना सर। मैं बताऊं क्यों नहीं किया? हम कोई भी चीज अपने बीवी और बच्चों के लिए और अपने माँ बाप के लिए, और हम जिनको प्यार करते हैं उसके लिए, हम कोई भी चीज अगर हम करते हैं, हम कभी किसी को कंसल्ट नहीं करते, वी जस्ट कंसल्ट टू आवर हार्ट। सिर्फ अपने हार्ट को पूछते हैं। तो सर ये जो प्रपोजल है अल्टीमेटली किसके लिए कर रहे हैं सर? किसके लिए? आपके लिए, आपके बीवी बच्चों के लिए, आपके बूढ़े माँ बाप के लिए।
क्यों किसी को कंसल्ट करना है? और करना है तो कीजिए सर, ना नहीं कहूंगा मैं। लेकिन हमेशा याद रखना सर, सिक्के की दो बाजू होती है, इस प्रपोजल की भी दो साइड है। एक साइड क्या है पता है? हर साल 5.5 लाख रुपया प्रीमियम अगले 21 साल तक भरना, ये एक साइड है। दूसरी साइड क्या है? दूसरी साइड है commitment towards your family, commitment towards your children, your wife and your parents, love towards your family and emotions towards your family, ये दूसरी साइड है। और दुनिया का कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ना सर ये वाली साइड देख ही नहीं पाएगा। ये वाली साइड और ये वाली साइड आप दोनों देख सकते हो, सीए एक ही साइड देगा, और एक ही साइड देख के अगर वो जो भी डिसीजन लेगा वो अधूरा डिसीजन होगा, और वो डिसीजन मैं मंजूर नहीं करूंगा। आप ना बोल सकते हैं सर, लेकिन आपका सीए ने मना किया और आप ना बोल रहे हैं, ये चीज मैं स्वीकार नहीं करूंगा सर। अगर वो कंसल्टेंट है, इनकम टैक्स कंसल्टेंट है, तो मैं भी आपका कंसल्टेंट। वो जैसे आपका भला चाहता वैसे मैं भी आपका भला चाहता। बताइए क्या जवाब आएगा? चुप। सीधा इंटरकॉम किया, फोन उठाया और फोन उठा के बोल रहा है अकाउंट डिपार्टमेंट को, सुनो एचडीएफसी की चेकबुक लेके आना, तो एलआईसी का एक चेक काटना है। एंड आई गॉट दैट 5.5 लाख प्रीमियम। आज भी मैं वो जो गधा बुलवाया था उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। वो अगर न बुलवाया होता तो वो 5.5 लाख रुपए, 5.5 लाख प्रीमियम आज से 20 साल, 20 नहीं 23 साल पीछे की बात कर रहा हूँ। सोच के देखो आप, क्या साइज उस समय के हिसाब से रही होगी। उसके पहले मेरा कभी 25,000 समय की पॉलिसियां बेचा करता था, और वहां से सीधा अगर कुछ अच्छा बात सीखे, और वो जो हर्ट करा है ना गधा, वो गधा बोलना शुरू कर दिया। ये आइडिया मेरे को बेसिक में सिखाया ही नहीं था, लेकिन उस समय आया। मतलब क्या है कि आप जब भी पार्टी के सामने बैठे हो और ये जो गधा वाला डायलॉग आएगा, तो जो चीजें नहीं सिखाई है लेकिन वो भी ढूंढ लोगे तुम, क्योंकि गधा बनना मंजूर नहीं। तो ये तीसरा पिलर मैंने आपको बताया, राइट। सो 3 पिलर मैंने बताया। हम सब यहाँ क्यों आए हैं? पैसा कमाने। पार्टी ने पॉलिसी नहीं लिया, नुकसान किसका है? सिर्फ मेरा। पार्टी ने पॉलिसी नहीं लिया, मैं कौन हूं? गधा। लेट अस मूव टू द फोर्थ पिलर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर। हालांकि सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन चौथे पिलर की ओर जाएंगे हम लोग। चौथा पिलर है, अगर मैं आपको रेडीमेड फॉर्मूला दूं कि क्या करने से पॉलिसी बिकती है, तो कैसा रहेगा? मजा आएगा सभी को। क्या करने से पॉलिसी बिकती है? क्या करने से पॉलिसी बिकती है? चलो साथ में मिलकर ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, नॉलेज इक्वल टू पॉलिसी है क्या? कॉन्फिडेंस इक्वल टू पॉलिसी है क्या? बड़े बड़े कॉन्टेक्ट इक्वल टू पॉलिसी है क्या? फियर कैलेमिटी इक्वल टू पॉलिसी है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर इक्वल टू पॉलिसी है क्या? कोर्स इक्वल टू पॉलिसी है क्या? एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं, राइट। अपने को लेकिन श्योर फॉर्मूला चाहिए, राइट। इसमें अगर मगर जरतर नहीं चलेगा। अगर हम ये कहते हैं H2O इक्वल टू, तो क्या बोलेंगे? सबका जवाब क्या है? एक ही रहेगा, पानी। कोई इसमें, कोई ये लिखेगा? अगर मैं आप सबको H2O इक्वल टू लिखो, आप सब लोग क्या लिखेंगे? पानी। कोई ये लिखेगा? शायद पानी। कोई ये लिखेगा? मुंबई में पानी। कोई ये लिखेगा? थोड़ा थोड़ा पानी। ना बॉस, H2O इक्वल टू वाटर। इट्स यूनिवर्सल लॉ। चाहे मुंबई हो, पुणे हो, नासिक हो, कोल्हापुर हो, दिल्ली हो, कोई भी शहर होने दो, H2O इक्वल लगाओ। ना ही सिर्फ इंडिया, न्यूयॉर्क में भी करो, हाइड्रोजन 2%, ऑक्सीजन 1% इक्वल टू पानी ही मिल सकता है। तो उसी तरीके से हमें एक शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मूला चाहिए, क्या करने से पॉलिसी बिकती है। एक एक करके चलो देखने की कोशिश करते हैं। नॉलेज इक्वल टू पॉलिसी है क्या? मैं कहता हूं नहीं है। आप में से कुछ लोग मानते होंगे, लेकिन मैं आपको प्रूफ करूंगा कि ये नहीं है। जरा सोचो, एजेंसी का, कई एजेंसियां ऐसी चलती है। एजेंसी का पहला साल 87 पॉलिसी, दूसरा साल 53 पॉलिसी, तीसरा साल 38 पॉलिसी, चौथा साल 22 पॉलिसी, पांचवा साल 16 पॉलिसी। एजेंसी के पहले साल में 87 किया, पांचवें साल में 16 पॉलिसी किया,
नॉलेज कब ज्यादा था, सवाल नॉलेज का चल रहा है। नॉलेज कब ज्यादा था, पहले साल या पांचवें साल? नॉलेज पांचवें साल ज्यादा था, लेकिन पॉलिसियां ज्यादा कब बनी, जब कम नॉलेज था। है ना, अगर मगर वाला मामला है। मैं नहीं कहूंगा ये सब जरूरी नहीं है, बाद में बताऊंगा, इसका भी जवाब दूंगा, हर चीज का मैं आंसर दूंगा। लेकिन अगर फुल प्रूफ फॉर्मूला की अगर बात करें, 100% फॉर्मूला की बात करें, राइट, तो नॉलेज इक्वल टू पॉलिसी नहीं है। कॉन्फिडेंस इक्वल टू पॉलिसी है क्या? कॉन्फिडेंस इक्वल टू पॉलिसी आपने कई, मैं मना कर देता हूं। कॉन्फिडेंस, कई कॉन्फिडेंट एजेंट आपने देखे होंगे कि ब्रांच में लास्ट नंबर पे होंगे, और कई जीरो कॉन्फिडेंस है लेकिन ब्रांच का नंबर 1 एजेंट होगा। कई बार हमें लगता है कि बड़े बड़े कॉन्टेक्ट इक्वल टू पॉलिसी है, वो एजेंट का काम इसलिए हो रहा है ना क्योंकि उसकी बहुत बड़ी बड़ी पहुंच है। अरे बॉस, जितने भी इंडिया के टॉप के एजेंट है, मैक्सिमम लोगों को मैं जानता हूं, पर्सनली जानता हूं। मैक्सिमम टॉप के एजेंट, उसमें हालांकि 50% तो आज आईओ ही नहीं तैयार किए हुए। मैक्सिमम जो टॉप के एजेंट है, जो बड़ा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सबको मुझे मालूम है, दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली। लेकिन आप सबको मालूम है, जब इंडिया टॉपर करना है ना, तो कोई छोटी छोटी पॉलिसी बेच के तो नहीं होगा, बड़ा बड़ा प्रीमियम लेना पड़ेगा, बड़ी बड़ी पार्टियों को पकड़ना पड़ेगा, एचएनआई ग्रुप में घूमना पड़ेगा। तो बिग कॉन्टेक्ट इक्वल टू पॉलिसी, ये भी सही नहीं है। आज वो लोग बड़े कांटेक्ट में नहीं थे, लेकिन कांटेक्ट बनाए और वो सक्सेसफुल हुए। सो कोई बिग कांटेक्ट होना ही चाहिए अभी, जब काम शुरू कर रहे हो, जरूरी नहीं है। हाँ, अभी है उनके पास में भी, सक्सेसफुल हो गए, उसी वजह से वो लोग सक्सेसफुल हो। फियर कैलेमिटी इक्वल टू पॉलिसी। कोरोना आया, जब भी कोरोना आया, और जो जो दहशत फैली थी और जो मौत हमने देखी, जो हम लोगों ने टीवी पे जो रिपोर्ट्स देखे थे, अब सब लोग, पूरी दुनिया सहमी हुई थी। उस समय सच में मैं बैठे बैठे सोच रहा था, मैं भी घर पे था, इस तरह से ऑनलाइन सेशंस मैंने शुरू किए थे, तो उस समय मैं सोच रहा था कि ये कोरोना जैसे खत्म होगा, चलो जो दौर आया बहुत खराब हुआ, लेकिन एक चीज क्या होगी मालूम है, लोगों को लाइफ इंश्योरेंस की कीमत समझ में आ गई। और जैसे ये दौर खत्म होगा, लोग लंबी लंबी लाइनें लगाएंगे इंश्योरेंस कंपनी के सामने और इंश्योरेंस एजेंटों के घर के या ऑफिस के सामने। और बात सही हुआ, लंबी लंबी लाइनें लगी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के सामने नहीं, दारू की दुकानों के सामने। आप सबने देखा भी था, 1-1 किलोमीटर की लंबी लंबी लाइनें लगी थी, है ना। ये वास्तविकता है, ये रियलिटी है। सो इसलिए ये कहना पड़ रहा है कि कैलेमिटी इक्वल टू पॉलिसी मिल जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इक्वल टू पॉलिसी, कई बार एजेंट लोग बोलते हैं, बहाने होते हैं सारे, कि सर वो फलाना एजेंट का, हमारा डिवीजन का जो नंबर 1 एजेंट है, वो इसलिए डिवीजन का नंबर 1 एजेंट है क्योंकि सर उसके पास ऑफिस है, स्टाफ है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब है उसके पास में, है ना, इसकी वजह से वो नंबर। मेरा एक ही सवाल होता है, जब भी कोई ऐसी बात सुनता हूं, मेरा क्वेश्चन ये है, ये सब था, मतलब ऑफिस, गाड़ी, लैपटॉप, कंप्यूटर, स्टाफ, ये सब था, इसलिए नंबर 1 बने, या नंबर 1 बने इसलिए ये सब आया? अब सभी का जवाब एक ही होगा, कि वो नंबर 1 बने, बनते गए, तब ये सब आते गया। तो इसका मतलब, जो जब वो हमारे जगह पे थे, उस समय उनके पास इसमें से कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो नंबर 1 हुए। सो बड़े बड़े कॉन्टेक्ट इक्वल टू पॉलिसी नहीं है, फियर इक्वल टू पॉलिसी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इक्वल टू पॉलिसी भी नहीं है। अब लास्ट बात है, फोर्स इक्वल टू पॉलिसी है क्या? अब इसमें थोड़े लोग असमंजस में आ जाते हैं कि सर अभी आप ही सिखा रहे हैं, आपके सामने मना कैसे किया जाए। चलो, आपको असमंजस में न डालते हुए मैं ही जवाब दे देता हूं, कोर्स इक्वल टू पॉलिसी भी नहीं है, राइट। तो फिर बिकती कैसे है? तो फिर ये सबका काम क्या? देखिए, ये सब काम तो करते, ये सब काम क्या करते हैं मालूम है? ये सब काम आपको सपोर्ट का काम करते हैं। क्या काम करते हैं?
दीज आर सपोर्टिंग यू। लेकिन बिकती कैसे है पता है आपको? जो फुल प्रूफ फॉर्मूला मेरे को आपको देना है, जर तर अगर मगर वाला नहीं, ध्यान से सुनना। बिकती कब है और कैसे बिकती है? जैसे 3 सीन हम लोग रखेंगे यहां, बैक टू बैक। देखो माल बिका तो है, यहां कोई ऐसा नहीं होगा कि एक भी पॉलिसी कभी जिंदगी में बेचा ही नहीं। अगर आपकी 3 साल की एजेंसी तो 3 साल से 12-12 तो कर रहे हो आप, राइट? अगर कम कर रहे हो, यहाँ कुछ लोग 120 करके बैठे होंगे कि साल के 100 पॉलिसी, या तलक सर इस साल का 120, 200, 250 हो गया, जो भी होगा। बिकता तो है, माल बिकता तो है। हाँ, कभी कम कभी ज्यादा हो सकता है, लेकिन बिकता तो है। तो आपको मालूम तो है कि बिक्री कब कब हुई है। तो मैं आपको 3 सीन दूंगा कब कब बिक्री हुई है। सबसे पहले, अधिक से अधिक ना इस तरह से बिक्री होती है। सबसे पहला सीन, कोई एजेंट है, 11 महीने में उसने 50 केस किया। 11 महीने में उसने 50 केस किया। 1 महीने में कंपनी की कंपटीशन आती है। कंपटीशन ये है, 50 केस 1 महीने में करो, हम महाबलेश्वर लेके जाएंगे। और जो एजेंट ने 11 महीने में 50 केस किए, वो 1 महीने में 50 केस कर डालता है। ऐसा होता है, आपने भी नोटिस किया होगा। ठीक है, कंपटीशन में भी अलग अलग होती है, लेकिन उस समय वो कंपटीशन आप क्वालिफाई करते हो। शायद 6 महीने में आपने कोई पॉलिसी ना बेची हो, लेकिन किसी मंथ में कोई कंपटीशन आती है तो आप 10 पॉलिसी बेच डालते हो। इसका मतलब आपके पास क्षमता तो है 10 पॉलिसी हर महीना बेचने का, लेकिन वो कंपटीशन आई नहीं ना, तो आपने बेची नहीं। या आपके साथ होता होगा। तो चलो, पहला फैक्टर आप ढूंढो कि पॉलिसी कब बिकती है। दूसरा फैक्टर हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो भी 12 लाइफ काम करने वाले एजेंट है, मतलब मिनिमम एजेंसी चलती है। आपको फिगर सुनाऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। फिगर ये है, 15 लाख एजेंट है LIC में। 15 लाख एजेंट है। 15 लाख एजेंट में से ओनली 1,80,000 एजेंट क्लब मेंबर है। इसका मतलब ये 2 लाख ठीक ठीक काम कर रहे हैं, ठीक ठीक। वो भी क्लब मेंबर, मतलब उसमें DM भी आ गया, BM भी आ गया, है ना? सब आ गया, वो डिस्टिंग्विश वाला भी आ गया। तो कुछ कुल मिला के 1,80,000 पकड़ो, मतलब 2 लाख पकड़ो, जाओ ना। 2 लाख माइनस कर दो तो 13 लाख एजेंट ऐसे है जो 12 लाइफ कर रहे हैं। 13 लाख एजेंट ऐसे। अभी ये एजेंटों का काम करने का तौर तरीका कैसा होता है? 11 महीना 29 दिन 2 केस, 1 दिन 10 केस। मैंने महीने में 10 की बोली। ये 12 लाइफ वालों में तो उतनी क्षमता है कि 1 दिन में 10 केस कर डालते हैं। सोचो कितने पावरफुल है। सोचो किस वजह से बिका। पहले एजेंट का 1 महीने में 50 केस बिक गया, दूसरे एजेंट का 1 दिन में 10 केस बिक गया। दोनों की अलग अलग वजह है, लेकिन एक कंक्लूजन पे आएंगे हम लोग। चलो, तीसरा किस्सा सुनाता हूं। मार्च महीना चल रहा है। मार्च महीने में इंडिया की जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उन सब इंश्योरेंस कंपनियों का स्टेटिस्टिक्स ये कहता है कि 40% बिजनेस सिर्फ मार्च में आता है। 40% बिजनेस मार्च में आता है। सोचो, इतना बड़ा टारगेट, 11 महीने में 60% और 1 महीने में 40%। वजह क्या? एक एजेंट ने दिल्ली में खड़े होकर मेरे को जवाब दिया, बोले सर वजह ये कि मार्च में मार्केट गर्म होता है। तो मैंने हंस के जवाब दिया, उल्टा बोला भाई। मार्केट गर्म नहीं होता, एजेंट गर्म होता है। तो सोच के बोलता, हाँ हाँ सर, एजेंट गर्म होता है। बताओ, सही है ना? एजेंट गर्म होता है। अब जब एजेंट गर्म होता है तब पॉलिसी बिकती है। तो एजेंट मार्च में ही क्यों गर्म रहता है? क्या 12 महीना पैसा नहीं चाहिए? क्या खाली एक ही महीना पैसा कमाना है? अगर हर महीना एजेंट गर्म रहा, हाँ मैं मानता हूं, अगर पार्टी मार्केट गर्म है और आपको 40% बिजनेस ज्यादा मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि मार्च महीने के अंदर में मार्केट प्रेजेंस एजेंटों की अनेकों गुना बढ़ जाती। उसकी वजह से पॉलिसी मिल रही है उसको। उसको लग रहा है मार्च की वजह से मिल रही है, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादा तुम्हारी प्रेजेंस बढ़ गई, ज्यादा मीटिंगें बढ़ गई, इसकी वजह से तुम्हें मिला। तो मीटिंगें हर महीना बढ़ाओ। जो मेरे पास आते हैं ना, वो खाली 1 महीना काम नहीं करते, वो 12 के 12 महीने काम करते हैं।
वरना इंश्योरेंस इंडस्ट्री का चलन ऐसा है कि कुछ महीने मार्केटिंग के होते, कुछ महीने जो है काम के होते, कुछ महीने स्लैक होते। अपने यहाँ कोई स्लैक मंथ है ही नहीं यार, काय का स्लैक मंथ भाई, किस तरह का स्लैक मंथ। पॉलिसी कब बिकती है मालूम है इसका मतलब, तीनों सीनों को अगर मिलाओ, पॉलिसी कब बिकती है? पॉलिसी बेचने से बिकती है। जब जब एजेंट ने इरादा किया कि मुझे माल बेचना है, तब तक उसकी पॉलिसी बिकती है। सो पॉलिसी कब बिकती है? बेचने से। अब तीनों सीन को मिलाते हैं। सीन नंबर 1, एजेंट ने एक महीने में 50 पॉलिसी बेचने का ठाना, तो उसको 50 लोग साइन करने वाले मिल गए। सीन नंबर 2, एजेंट ने ये ठाना कि मुझे एक दिन में 10 केस करने हैं, तो मेरी 12 साल की एजेंसी टिक पाएगी, वरना मैं चला जाऊंगा। चलो 10 साल में कुछ ना हुआ, कभी ना कभी कुछ तो होगा, एजेंसी को टिका के रखो, तो एक दिन के अंदर में 10 केस ढूंढ के लेके आता है। और मार्केट में 40% बिजनेस इसलिए होता है क्योंकि एजेंट बेचने निकलता है इरादे के साथ, उसका क्लब मेंबरशिप क्वालिफाई करना है, ये करना है, वो करना है, टारगेट पूरा करना है। तो पॉलिसी कब बिकती है? पॉलिसी बेचने से बिकती है। जब जब बेचने का इरादा बनाया, तब तब पॉलिसी बिकती है, तब तब माल बिकता है। अब एक बहुत सुंदर उदाहरण मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, अतिशय सुंदर उदाहरण। ऐसे ना दिल में ऐसे वो पॉइंट वाला बोल रहा हूं ना, पॉइंट और वर्तुल, सर्कल, वो होने वाला है। ध्यान से सुनना। 3-4 बार बोल चुका हूं मैं, ये हमारा 737वां बेसिक कोर्स है, 737th बैच। 736 मल्टीप्लाई बाय 3, सोचो कितना काम किया इस इंडस्ट्री के अंदर में। 737वां बैच है। अब सब लोग यहां पर आके बैठे हैं, अब सब लोगों की उपस्थिति है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप सब यहां पर आके बैठे हैं। इस बेसिक कोर्स में आने का फैसला किसने लिया? आप सब ने लिया होगा, तब जाके आप यहां पर बैठे। आप सबका इरादा होगा, तब जाके आप यहां पर बैठे। मानता हूं मैं, आपके इरादे को सैल्यूट करता हूं मैं, लेकिन छोटा सा करेक्शन है मेरे भाई। सबसे पहला इरादा मैंने बनाया कि मैं 15, 16, 17 को बेसिक कोर्स ऑनलाइन लगाऊंगा। सबसे पहला इरादा किसका था? मेरा था। मेरा इरादा था करके आपका इरादा हुआ ना। अगर मेरा ही इरादा नहीं होता तो आपका इरादा कहाँ होता, और आप आते कहाँ और कहाँ बैठते? आज इस पैनल पे नहीं होते, आप कहीं और घूमते होते। इसका मतलब यह है, बेचने वाले का फैसला हमेशा पहले होना चाहिए डिसाइड, खरीदने वाले का फैसला सेकेंडरी मैटर करता है। आप जब पार्टी के सामने बैठे हो तो आप बेचने वाले हो, आपका इरादा मक्कम होगा, तो खरीदने वाले को खरीदना पड़ेगा। और खरीदने वाला वो नहीं खरीदेगा तो दूसरे खरीदने वाले लोग मिल जाएंगे। जब जब मैंने ये 737 बार मैंने डेट दिया, मैंने डिक्लेयर किया, और मेरा माल बिका, इतना याद रखना। हाँ ठीक है, कभी कम कभी ज्यादा हो सकता है, वो मेरी चॉइस है। देखो हैदराबाद में मेरे को कम नजर आते थे, जितने यहाँ ऑनलाइन में घर पे बैठ के मेरे को नजर दिख रहे थे कि इतने बैठ सकते हैं, इसलिए मैंने चेंज किया। ऐसा नहीं कि हैदराबाद में नहीं जाऊंगा, जाऊंगा अभी अप्रैल में, मई में देखेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगा मार्च का महीना चल रहा है, अगर मैं हैदराबाद जाता हूं तो खाली एक ही सिटी या अगल बगल के लोग वहां पर आके बैठेंगे, लेकिन ऑल इंडिया के लोग अगर यहाँ बैठेंगे तो ज्यादा मात्रा होगी। तो मैंने चॉइस किया, और मैंने चॉइस किया और मैंने डिक्लेयर किया, और मेरे को चाहिए थे उतने लोग, मेरे को मिल गए। हमेशा से ऐसा होता है, बेचने वाले का डिसीजन पहला मैटर करता है, खरीदने वाले का डिसीजन हमेशा बाद में मैटर करता है। और तीनों सीन भी देखो, बेचने का इरादा किया तो 50 केस हो गए, बेचने का इरादा किया तो 10 केस हो गए एक दिन में, और बेचने का इरादा किया तो 40% बिजनेस ज्यादा आता है। बस यही फर्क है। तो आप बोलोगे मुकेश भाई फिर ये नॉलेज और ये सब का क्या, फिर ये सब का क्या होता है? राइट, उसकी भी जवाब दे दूंगा मैं। ये सब आपको क्या करेंगे, दिस विल सपोर्ट यू और हेल्प यू। जब बेचने निकलोगे तो नॉलेज आपको सपोर्ट करेगा, कॉन्फिडेंस सपोर्ट करेगा, बड़े कॉन्टेक्ट सपोर्ट करेंगे। गांव में फियर है, सर कोरोना में देखा आपने क्या हुआ, आप कब बोल पाओगे? जब बेचने निकले हो तो उसको बोल पाओगे ना। तो उसका वो सपोर्ट करेगा, आपको हेल्प करेगा। आपके पास गाड़ी है, ऑफिस है, स्टाफ आपको सपोर्ट कर रहा है, आप बेचने निकलोगे तो आपको सपोर्ट करेगा। आपने कोर्स किया है तो सपोर्ट ये करेगा कोर्स कि बेचने निकले तो जो पार्टी 5 लाख का बीमा लेने वाली थी, अगर उसको ढंग से अगर प्रेजेंटेशन दिया कोर्स की वजह से, कोर्स के कंटेंट की वजह से, तो 5 लाख की जगह पे 50 लाख का बीमा बेच के आ जाओगे।
ये कर सकता है। सो ये सब सपोर्ट आपको कर सकता है। एक्चुअली क्या है मालूम है, ये सब सपोर्ट कब मिलता है? घर पे होता हूं तो रात को 1 गिलास दूध लेता हूं मैं, तो 1 गिलास दूध कल मेरी वाइफ ने मेरे को गर्म, तो हल्का सा गर्म होता है, वो लाके दिया। मैं कोई पुस्तक पढ़ रहा था, वाइफ ने लाके बगल में रख दिया। जैसे मैंने एक सिप लिया, हल्का सा उसमें चीनी मिलता है। कल चीनी नहीं था, तो मैंने वाइफ को बोला, सुनो इसमें चीनी नहीं है। वाइफ ने बोला मैंने डाला है, आधा चम्मच शक्कर मैंने डाला है इसमें। मैंने कहा लो तुम टेस्ट करो। उसने भी टेस्ट किया, बोले हाँ नहीं है। फिर वाइफ बोलती है रुको रुको, चीनी तो डाला है लेकिन घोला नहीं है। मैं चम्मच लेके आती हूँ, वो चम्मच लेके आया और उस चीनी को घोला। देखो अब क्या है, हाँ अब टेस्ट है। 1 गिलास दूध आपकी इंश्योरेंस एजेंसी है, और उसमें जो चीनी मिलाया, ये चीनी बेसिक कोर्स है। लेकिन घोलने का काम किसका मेरे यारो? वो तो आपका है ना। जो घोलेगा उसकी एजेंसी में मिठास आएगा। जो 3 दिन के बाद घोलेगा नहीं, उसके लिए वो चीनी नीचे लगी हुई है। जब एजेंसी खत्म हो जाएगी, समय खत्म हो जाएगा, समय हाथ से निकल जाएगा, तो नीचे बेसिक कोर्स नाम की चीनी वहां नजर आएगी। अरे यार काश घोल लिया होता, तो पूरी दूध में मिठास आ जाती, पूरा जीवन में मिठास आ जाती। ये गलती नहीं करना, ठीक है? चलो अभी लास्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा और पावरफुल उदाहरण मैं आप लोगों के बीच में देने वाला हूं। अब बहुत ही पावरफुल उदाहरण है, ध्यान से देखना। मेरे एक दोस्त ने बोरिवली स्टेशन के बाहर इस तरह की रेडीमेड गारमेंट की शॉप खोली, और 2017 की बात है। जब भी उसने शॉप खोली, मैं उसके 6 महीने के बाद गया था, तो वो बड़ा दुखी था, बड़ा परेशान था। मैंने कहा क्या वजह है? माल नहीं बिक रहा है यार, फ्लॉप हो गई दुकान। क्या बात कर रहा है यार, इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में दुकान है और तू बोलता है फ्लॉप हो गई? 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगाया था उसने। बोले बहुत बहुत रॉन्ग डिसीजन है मुकेश। तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की। मैंने कहा होता है देख, कोई भी दुकान को जमने में 3 साल कम से कम लग जाता है, ऐसे एक्सपर्ट लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ। कम से कम 3 साल तक तेरे को। अरे मुकेश, तू ये कहना चाहता है ना कि मेरी उम्मीद 5 लाख के कलेक्शन की रोज की है और 50,000 आ रहा है? एग्जैक्टली वही कहना चाहता हूँ। बोले कल का क्या माल बिका होगा? मैंने कहा कितना? 50,000, 40,000। एक पीस नहीं बिका, नॉट अ सिंगल पीस, एक गिराक नहीं आया। क्या बात कर रहे हैं यार, लाखों लोगों का आवन जावन है इस इलाके में, कोई गिराक नहीं आया, एक गिराक नहीं। सुबह 8 बजे से लेके रात के 11 बजे तक बैठा था, कोई ग्राहक नहीं आया, कोई ग्राहक। सरप्राइज वाली बात है यार, इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में ऐसे कैसे हो सकता है? 10-15 लोग अगल बगल में घूमते रहते हैं इस दुकान के अगल बगल में, और किसी का बच्चे का बर्थडे नहीं, किसी की डॉटर का बर्थडे नहीं, किसी की वाइफ का मैरिज एनिवर्सरी, किसी का वाइफ का बर्थडे, कुछ नहीं। किसी को शर्ट लेने की इच्छा हो गई, कपड़ा लेने, कुछ नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं, एक रुमाल तक नहीं बिका। सिर्फ एक गलती कर गया मुकेश, शटर खोलना भूल गया था मैं। गलती, छोटी सी गलती हो गई मेरी। ये सब कहानी ना, ये मेरे किसी दोस्त की नहीं है। हाँ मेरा दोस्त ने दुकान खोला, ये बात सही है। शुरू के दिनों में माल कम बिका, ये भी बात सही है। लेकिन एक भी दिन एक भी पीस न बिका और कोई ग्राहक आया ही नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो कभी दुकान खोलना भूलता नहीं है। ये सब ना आपकी और मेरी कहानी है। हम लोग दुकान नहीं खोलते। बस सबसे बड़ा इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अगर कोई कमजोरी है जो इन 25 सालों में मैंने जाना है, वो ये है, हम अपनी दुकान खोलते नहीं। 365 दिन में से अगर 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, ज्यादा से ज्यादा 100 दिन दुकान खोलोगे, और फिर उम्मीद करोगे कि 365 दिन दुकान खोली उतना माल बिके, कहां से बिकेगा मेरे यार, कैसे बिकेगा? ऐसा हम क्यों करते हैं? चलो मैं आपको बताता हूं, और बड़ा खतरनाक जवाब है और बड़ा जबरदस्त जवाब है। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए, ये दुकान वाला क्यों ऐसा नहीं करता? ये दुकान वाला ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि उसका हार्ड अर्न मनी लगा हुआ है।
Not a single businessman can do such a silly mistake because he has invested crores of rupees. तकलीफ क्या है मालूम है? हम सबको एजेंसी बड़े मुफ्त के भाव में मिल गई है, बड़े सस्ते, मतलब सस्ते नहीं, फुक्कट के ही भाव में मिली हुई, इसलिए इसकी कदर नहीं। आप ये मान के चलो कि आपने, अगर सोचो जरा, आपने 1 करोड़ की कंपनी को डिपॉजिट दी है इस एजेंसी को लेने के लिए, ऐसे बैठे रहोगे आप कैसे भागोगे, कैसे दौड़ोगे, कैसे आप 1 करोड़ वसूल करने की कोशिश करोगे? अगर आपसे 1 करोड़ की डिपॉजिट मांगी गई होती और एजेंसी ली होती, मैं आपको गारंटी बोलता हूं, इस पैनल पे बैठे हुए 50% लोग एजेंसी के पहले साल में 6 MDRT करते। अब जो समझदार है ना, इशारे में समझ जाएंगे कि चलो करोड़ रुपया सर दिया तो नहीं है, लेकिन आपने इशारे में ये बात बता दी कि हमारे पास जो एजेंसी है वो करोड़ों रुपए की है। वो करोड़ों की डिपॉजिट के बाद भी ऐसी एजेंसी ना मिले, ऐसी एजेंसी आपके हाथ में आई है, फुकट के भाव में आई है। बस इसकी कदर करो, वही मेरी एक इच्छा है। और अब लास्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ूंगा। बड़ा जबरदस्त टॉपिक है और बहुत ही पावरफुल टॉपिक है। उसमें थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, राइट? लेकिन ये 4 पिलर, जो इंपॉर्टेंट पिलर है, ये 4 पिलर ये मैं जरूर दूंगा, ये स्लाइड में दूंगा, राइट? बाकी स्लाइड तो मेरे को आपको जस्ट दिखाने, ऐसी स्लाइड दूंगा जो आपको बहुत काम में आने वाली। हम सब यहां क्यों आए हैं? पैसा कमाने। पॉलिसी नहीं बिकी तो नुकसान किसका? सिर्फ मेरा। पॉलिसी नहीं बिकी तो मैं कौन? गधा। और पॉलिसी कब बिकती है? तो बेचने से, है ना? ये 4 जवाब लिखना है, लिख दो। ये 4 जवाब मैंने यहां लिखे नहीं है, वो जवाब आपको याद रखने पड़ेंगे, राइट? सो हम सब यहां क्यों आए? पैसा कमाने। ये लिखो, पैसा कमाने। पॉलिसी नहीं बिकी तो नुकसान किसका है? सिर्फ मेरा। पॉलिसी नहीं बिकी तो मैं कौन? गधा। और पॉलिसी कब बिकती है? वहां लिखो, बेचने से बिकती है। ये जीवन भर तक याद रखना है, लाइफ टाइम याद रखना। कभी कभी आप मायूसी में आ जाओ, कभी कभी माल न बिके, ये चारों पिलर्स याद करना, शांति से बैठना, आधा घंटा रिवाइज करना, आपको मजा आ जाएगा। आपको लगेगा यस, वापस जोश आ गया, वापस काम करने को निकल पड़ोगे। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको करनी है, आपके नोटबुक के अंदर में राइट डाउन फिगर्स। चलो आप ये नक्की करो कि महीना कितना कमाने मिल जाए, महीने कितने कमाने को मिले तो आपको अच्छा लगेगा। सोच समझ कर लिखो, क्योंकि यहाँ कोई पार्ट टाइम एजेंट हो सकता है, कोई फुल टाइम एजेंट हो सकता है, यहाँ पे कोई महिला अभिकर्ता होगी कि जिसको घर संभालना है, बच्चों को संभालना है और ये सब काम भी संभालना है। तो सोच समझ के आप लोग लिखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल महीने का, और न्यू बिजनेस है, न्यू बिजनेस से कि महीने का आप कितना कमाना चाहते हो? महीने का 25,000, महीने का 50,000, महीने का 1 लाख, महीने का 2 लाख। अगर कोई फुल टाइम काम कर रहा है, फुल फ्लेज काम कर रहा है, इसी बिजनेस में पूरा घुसा पड़ा हुआ है, स्वाभाविक है वो तो ज्यादा ही लिखेंगे। सो 1 लाख, 2 लाख, जो भी आपको लिखना है आप लिखो। ये एग्जाम्पल मैंने दिया है, आप आपकी क्षमता के हिसाब से लिखो, आप हर महीना कितना पैसा कमाना चाहते हैं। अब इसको 12 महीने में मल्टीप्लाई करो। समझो 25,000 है तो मल्टीप्लाई बाय 12 तो 3 लाख, 50,000 है मल्टीप्लाई बाय 12 तो 3 लाख। जो आपने लिखा है उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करो, 12 महीने के कितने होते हैं, तो ये आपका साल का हो गया। अब आपको लिखना है आपके नोटबुक में क्या करने से कमाओगे। मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा, 1 मिनट में आपको लिखना है क्या करने से कमाओगे। जल्दी से लिखो, फटाफट लिखो। क्या क्या करना पड़ेगा मुझे? अगर लाख रुपया कमाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कितना प्रीमियम लाना पड़ेगा, वहां से शुरुआत करो। इतना कमीशन कमाने के लिए मेरे को कितना प्रीमियम लाना पड़ेगा, इतना प्रीमियम किस एफर्ट से आएगा, कैसी एफर्ट लगानी पड़ेगी, किस तरह की एफर्ट लगानी पड़ेगी, सब लिखते जाओ। पेन रुकनी नहीं चाहिए जब तक मैं स्टॉप ना बोलूं। जस्ट आधी मिनट में स्टॉप बोलूंगा मैं। लिखते जाओ, सोचते जाओ, दिमाग चलाते जाओ। मुझे इतना पैसा रेगुलरली इंश्योरेंस एजेंसी में से हर महीना कमाना है, तो उसके लिए मुझे हर रोज की क्या क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ये आपको लिखना।
ग्रेट, स्टॉप। अभी क्या करो, अभी आप उसी के नीचे अगर जगह है तो या तो नेक्स्ट पेज पे लिखो, दूसरा चीज लिखा रहा हूं। अभी आपको क्या करना है, अब जो साल का आपका आंकड़ा था, मतलब साल का 6 लाख रुपया आपने लिखा था, महीने का 50,000, 6 लाख रुपया साल का हुआ, उसको 10 गुना करो। मतलब साल का आंकड़ा लिखो 6 लाख, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 करो। तो मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो आपका 3 लाख का 30 लाख बन जाएगा, 6 लाख का 60 लाख बन जाएगा, और 10 लाख का 1 करोड़ बन जाएगा, 2 लाख का आपका 2 करोड़ बन जाएगा। एक जीरो आपको बढ़ाते, 2 लाख नहीं, सॉरी 20 लाख होगा, तो 20 लाख का अगर 2 करोड़ हो जाएगा, तो आपको ये लिखना है 10 टाइम आपने लिखना है ना, लिखा आप सभी ने। अब आपने ये सोचना, आप ध्यान से मेरी तरफ देखना और सोचना, आपने ये सोचना है कि ये जो 10 टाइम वाला जो फिगर है वो मेरा इस साल का टारगेट है। हवा टाइट। आपकी सोच से आपने जो लिखा और वो कमाया, तो आईओई का और मुकेश जोशी का आपके जीवन में कंट्रीब्यूशन क्या रहा? कुछ नहीं। लेकिन जो आपने सोचा भी ना हो, वो सोचने पे मजबूर किया और वो पैसा कमवा के दिया, इसीलिए तो आज आईओई 25 साल से चल रहा है ना भाई। अब जरा सोचो, आपने लिखा 6 लाख साल का कमाऊंगा, और मैं कह रहा हूं 60 लाख अब आपको साल में कमाना, 10 साल में नहीं, इसी साल में कमाना। हालत खराब हुई, होनी चाहिए। आप में से कई लोगों ने सोचा होगा, सर पहले वाला फिगर जो 6 लाख लिखा था वो भी मर मर के लिखा था, क्योंकि मैं तो 12 लाख करने वाला एजेंट हूं। 6 लाख ही मर मर के लिखा था, 60 लाख। आप 60 लाख कमीशन की बात कर रहे हैं सर? मेरे पूरे करियर का टोटल लगाऊंगा तो 60 लाख प्रीमियम नहीं हुआ है, कमीशन तो छोड़ो सर। 10 साल की एजेंसी का टोटल लगाऊं तो 60 लाख कमीशन नहीं कमाया मैं। उसी में तो मजा है ना भाई। उसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं भाई। 6 लाख कमा रहे हो और मेरी वजह से 7 लाख कमाओगे, इसको ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी कहते हैं, इसको तो बदलाव कहते हैं। लेकिन 6 लाख कमा रहे थे, या 6 भी नहीं कमा रहे थे, 3 कमा रहे थे, 6 का सोचा और मैंने 60 लाख सोचवाया, और आप 30-40 लाख तक पहुंच गए, उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। चलिए अब आपके साथ कुछ प्रक्रिया करूंगा, बहुत सुंदर प्रक्रिया है, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, उसके बाद में जब तक मैं क्लोज न करूं तब तक क्लोज नहीं करना है ना, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, लेकिन जब कि लास्ट में कुछ चीज बताने वाला हूं मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सी अब ये जो 10 गुना किया, कहीं ना सोचना शुरू करो कैसे हो सकता है, चाहिए कि नहीं चाहिए। पहले मैं आपको ये पूछूंगा, चाहिए कि नहीं चाहिए? आप सब लोग बोलोगे चाहिए तो सही। ना किसको चाहिए? कोई ऐसा नहीं होगा। भूल जाओ कैसे होगा, किस तरह से होगा, भूल जाओ एवरीथिंग। मुझे चाहिए, ये पक्का है। स्टीफन कोवी उनकी बुक में लिखते हैं, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव इफेक्टिव पीपल में लिखते हैं, इफेक्टिव लोग जो है ना, वो हमेशा बड़े टारगेट के बारे में क्या करते हैं मालूम है? सोचते हैं कि ये मैं कर सकता हूं। और जो छोटे लोग रह जाते हैं ना, वो लोग हमेशा से क्या सोचते हैं बड़े टारगेट के बारे में? वो लोग बड़े टारगेट के बारे में क्या सोचते हैं मालूम है? ये संभव नहीं है। अब आप में से अनेकों के दिमाग में ये आया होगा ये संभव नहीं है, इसका मतलब क्या? कभी नहीं होगा ये। लेकिन आप अगर ये सोचो कि ये संभव कैसे बन सकता है, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों तरसों, कभी ना कभी तो ये संभावना पैदा होगी ना कि आपके घर में 60 लाख आना शुरू हो जाएगा। ऐसी ही परिस्थितियां बदलती है दोस्तों। तो हमेशा सोचो कि हमें 10 गुना कमाना है, हमें 10 गुना लाइफ में आगे बढ़ना है, ये हमेशा से अपने को सोचना है। मैं अभी 2-3 पॉइंट बताऊंगा कैसे करना, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले
ये 10 गुना करने के लिए सबसे पहले आपको सोचना होगा। और स्वामी जी का ये कोट देखो, स्वामी विवेकानंद, हम सभी लोग मानते हैं। उन्होंने क्या लिखा है मालूम है? उनके पुस्तकों में लिखा है, लो एम इज अ क्राइम। मतलब छोटा सोचना गुनाह है। जो लोग गुजरात से बिलोंग करते होंगे, एक कहावत है गुजराती में कि निशान चूक माफ, नहीं माफ नीचू निशान। आप निशान चुक जाओगे तो चलेगा, लेकिन नीचा निशान रखा और क्रॉस भी कर लिया, नहीं चलेगा। निशान चुक माफ, नहीं माफ नीचू निशान। टारगेट ही छोटा रखा। आपने 6 लाख सोचा और 7 लाख कमा लिया, आप बड़े खुश होंगे, दुनिया भी खुश होगी, बोलेगी वाह वाह, 6 की बात कर रहा था 7 कमाए। आपने 60 सोचा और 30 कमाया, शायद दुनिया गाली बोलेगी। दुनिया बोलेगी 60 की फेंक रहा था, देखो 30 लाख कमाया। लेकिन आपको मालूम है कि आप 30 इसलिए कमाए क्योंकि आपने 60 का सोचा। तो निशान चूक माफ, 60 सोच के चुक गए, माफ है। नहीं माफ नीचू निशान, 6 लाख सोच के 7 लाख क्रॉस भी कर लिया, कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया। इसलिए हमेशा अपना टारगेट 10 गुना बड़ा सोचना है, 10 गुना। अब ये कैसे अचीव होगा मैं आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। लेकिन इंपॉर्टेंट बात अभी सुननी है, इंपॉर्टेंट बात वो है कि मुझे देखो समझाने के लिए अब 2 लोग उड़ गए है ना यार, इतनी गलती करते हैं ये लोग, इतने पागल और बेवकूफ लोग हैं, सच में समझ में नहीं आता। इंपॉर्टेंट बात यह है कि समय कम है, और समय कम होने की वजह से मैं चाहता हूं एक फिल्म दिखाना चाहता हूं। लेकिन वो फिल्म मैं 3 बजे नहीं दिखाऊंगा, वो फिल्म मैं दिखाऊंगा 2:50 10 मिनट की फिल्म है, और वो फिल्म आपको 10 गुना बिजनेस करने की जबरदस्त प्रेरणा देगा, जबरदस्त प्रेरणा। ये कब चालू हो जाएगी? अब ये 2 जने जो चले गए ना, ये बेवकूफ लोगों को 3 बजे घुसेंगे या 3:05 को घुसेंगे, और कितनी इंपॉर्टेंट फिल्म वो चुक जाएंगे, उनको मालूम नहीं। तो मैं ज्यादा देने की कोशिश में हूं, इसलिए हमेशा एंड तक रुकने का। अभी आप लोगों को क्या करना है, 2:45 पैनल पे घुस जाना, 2:45। यही पैनल है, इसी पैनल के ऊपर में अभी सीधी एंट्री मिल जाएगी आपको, राइट। सो 2:45 को पैनल पे, 2:50 को यहां पे मैं फिल्म लगाऊंगा। 10 मिनट की फिल्म है। ये फिल्म क्या है? ये फिल्म रिश्ते फिल्म का एक छोटा सा सीन है, 10 मिनट का सीन है, जिसके अंदर में हीरो को एक अपाहिज बच्चा है, और वो अपाहिज बच्चे के साथ क्या करता है वो देखेंगे। और फिर मैं उसमें से 5 मुद्दे बताऊंगा। ये 5 मुद्दे उसी फिल्म से रिलेट होते, और वो 5 मुद्दे डॉट 3 बजे मैं शुरू कर दूंगा। और वो 5 मुद्दे आपको 10 गुना कमाने के रास्ते खोल देंगे, ये मैं आपको वादा करता हूं, मेरा जेंटलमैन प्रॉमिस है, ठीक है। सो अभी मिलेंगे हम लोग एग्जैक्टली कितने बजे? 2:45 को। सो तब तक जो कुछ सुना उसमें से कुछ अच्छा लगा, 2-3 मीटिंग करके आओ, बढ़िया से खाना खा लो, रेस्ट कर लो, और 3 बजे, 2:45 पैनल के ऊपर में आ जाओ। थैंक यू सो मच। अब निकलो यहां से, है ना, अब एग्जिट मार सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं 2:45 बजे।